broad. Cleared. Good morning, everyone. I hope I am visible and audible. My voice is clear. तो आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं. आप लोग जब तक ज्वाइन कर रहे हैं 1-2 मिनट में, आप लास्ट यूनिट से आपका कोई भी क्वेश्चन है इकोसिस्टम से, सेकेंड यूनिट जो हमने कंप्लीट की थी लास्ट क्लास में, उससे कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए. देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड यूनिट, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन. ये आपका थर्ड यूनिट है. एक बार मुझे बताइए, मैं सभी को विजिबल हूँ? ओके, ठीक है. तो मुझे लगता है सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा. हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो आज मैं पीपीटी और व्हाइट बोर्ड दोनों यूज करके पढ़ाऊंगी आपको. कुछ चीजें जो मुझे लिखनी पड़ेंगी उनमें मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर लूंगी. तो आप बीच में मुझे बताते रहना कि आपको दिख रहा है ठीक से स्क्रीन कि नहीं, ठीक है. अभी फिलहाल मैंने पीपीटी शेयर किया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का, थर्ड यूनिट का. Okay, so starting with the third unit. नेचुरल रिसोर्सेज हिंदी में जिसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन. क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? जो भी संसाधन, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें नेचर से प्रोवाइड की जाती हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. प्राकृतिक संसाधन जो भी हमें प्राकृतिक संपदाएं, प्रकृति से हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं और उनको हम अपने उपयोग में लाते हैं, अपने डेली लाइफ के रूटीन में यूज में लाते हैं, ऐसी सभी संसाधनों को, ऐसी सभी वस्तुओं को कहते हैं हम प्राकृतिक संसाधन. ठीक है. तो यहाँ लिखा भी हुआ है, जो कुछ भी यहाँ इंग्लिश में है मैं हिंदी में आपको समझाती जाऊंगी. ठीक है. So the nature provides various types of goods and services to sustain the life on the earth. First point clear है? It includes all the resources like air, water, soil, mineral with climate, solar energy and other form of abiotic component and biotic component जो भी अर्थ पे हैं. ठीक है. इसका मीनिंग क्या है? देखो, प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है. जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जो मैंने आपको इकोसिस्टम में भी पढ़ाया था. इकोसिस्टम में आपको पढ़ाया था, इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट. तो जो भी चीजें एबायोटिक कंपोनेंट में आपने देखी थी, जो कि क्या है, नॉन लिविंग है. ठीक है. अजैविक घटक जो था वो सभी क्या है, वो भी एक तरह का प्राकृतिक संसाधन ही है ना. खनिज पदार्थ हैं, जमीन है जिसको हम लैंड रिसोर्स कहते हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, एयर है, वाटर है, सॉइल है. ठीक है. तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं जो कि प्राकृतिक संसाधन भी हैं. तो ये क्या हो गए हमारे एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज. दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जिसमें सारे लिविंग कंपोनेंट आ जाएंगे. लिविंग कंपोनेंट मतलब मैंने आपको 3 लिविंग कंपोनेंट बताए थे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा, एनिमल्स को कहते हैं फौना, और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, सब माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, जो सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं. ये सब क्या हो गए, सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया एंड वायरस एंड फंजाई. ठीक है. तो ये किसका पार्ट हो गया, लिविंग कंपोनेंट का पार्ट हो गया. हालांकि वायरस लिविंग नहीं होता हमेशा. वायरस अगर सॉइल में है, एयर में है, वाटर में है तो इट इज नॉन लिविंग. अगर ये हमारी बॉडी में है, किसी लिविंग कंपोनेंट के अंदर है, तो वो लिविंग हो जाता है. ठीक है, एक्टिव हो जाता है.
तो ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आपको समझ में आ गया। दो तरह के प्राकृतिक संसाधन आपने पढ़े। हम प्राकृतिक संसाधन के कई प्रकार पढ़ेंगे, अभी कैटेगरीज पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है? जैविक, अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक। क्लियर है? दूसरा क्या है? दीज रिसोर्सेज विच इज डायरेक्टली अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम द नेचर। ये आप समझ ही चुके हैं, ये हमें नेचर से डायरेक्टली यूज के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, फॉरेस्ट में जो भी प्लांट हैं उनसे आपको, या ट्रीज हैं जिन आपको जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है, टिम्बर लकड़ी मिल रही है, ठीक है, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, गम्स, रेजिन्स जो हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं, वो सब क्या है? हमें डायरेक्टली अवेलेबल है। ठीक है, सनलाइट हो गई, सन सबसे डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट है। ठीक है, सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं अर्थ पे। ठीक है, एकमात्र और कॉन्टिन्यूअस सोर्स है, लगातार सतत ऊर्जा का जो स्रोत है, कौन है पृथ्वी पे? सन, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे ही इनके एग्जाम्पल क्या है? फ्रेश एयर है, फ्रेश वाटर, लेक्स, रिवर्स, सॉइल, लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फिशरीज, मिनरल्स, सॉल्ट्स, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स इनको हम हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन। अभी हम इनके प्रकार भी पढ़ेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आता है, एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और इनके जीवाश्म ईंधन के प्रकार क्या होते हैं? कोई बताएगा? जीवाश्म ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। सॉलिड को हम कहते हैं कोल, कोयला। लिक्विड में क्या होता है? पेट्रोल, डीजल। और गैस में सीएनजी जो आप यूज करते हैं, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, आई होप मैं स्क्रीन पे जो पॉइंट आउट कर रही हूँ आपको दिख रहा है। फिर क्या लिखा है? फ्रॉम एंशिएंट टाइम ह्यूमन स्टार्टेड कन्वर्जन ऑफ ऑल नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए, हम आज ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन में आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्लासिफिकेशन तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बट आज इन्वायरमेंटल स्टडीज में ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो इसलिए पढ़ रहे हैं आप क्योंकि आज के समय में जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हमने बहुत हद तक उनका उपयोग किया, उपभोग किया और नष्ट भी कर दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो हमें भविष्य में नहीं मिलेंगे या अवेलेबल नहीं होंगे, या फिर अभी भी बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। हम बात करेंगे अभी आगे। ठीक है, कैसे? तो पुराने समय से, एंशिएंट टाइम से ह्यूमंस ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के बारे में सोचिए। जो पूरा पाषाण काल में जब इंसान था तो वो क्या करता था? सिर्फ हंटिंग करता था। ठीक है, एग्रीकल्चर, खेती नहीं करता था। फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया इंसान ने। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ इंसान का, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, तो खेती स्टार्ट की। खेती के बाद एग्रीकल्चरल लैंड को क्या किया? जो फॉरेस्ट था उसको काटते थे और उस जमीन को खेती के लिए उपयोग करते थे। उसके बाद उस जमीन के और भी उपयोग होने लगे। आप सोच के देखिए कि बहुत समय बाद और कई 2000 सालों बाद उसके बाद क्या हुआ? लगभग 17वीं, 16वीं, 18वीं शताब्दी में आपने सुना होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, औद्योगिकरण हुआ था। और ये सबसे पहले कहाँ सुनने को मिलता है इतिहास में? इंग्लैंड में। ठीक है, यूके में, अमेरिका में, जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। औद्योगिकरण के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे बेसिक रिसोर्स, संसाधन क्या होता है? बेसिक संसाधन, जो बेसिक स्रोत होता है, आपको क्या चाहिए होता है? जमीन चाहिए होती है जहां पे आप इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाने स्टैब्लिश कर सकें। इसके लिए आप क्या करेंगे? फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर वहां आपको और भी संसाधन चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई कोयले की खान है, वहां पे कोल माइन है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उस जमीन को खोदेंगे। ठीक है, माइनिंग करेंगे वहां पे। आपको कहीं पता चल गया कि कहीं डायमंड माइन है, तो आप क्या करेंगे? माइनिंग करेंगे वहां पे। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? जो लैंड रिसोर्स है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही फॉरेस्ट को आप क्लियर करेंगे लैंड के लिए। फिर आप जल संसाधनों को भी यूज करते हैं, वाटर रिसोर्सेज को भी यूज करते हैं। बहुत सारी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज में क्या होता है? पानी का भी इस्तेमाल होता है। पानी से तो हम ऊर्जा भी बनाते हैं, हाइड्रो पावर, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया? पुराने समय से हमने एग्रीकल्चरल लैंड को स्टार्ट किया था फूड के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए स्टार्ट किया था। बट बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, औद्योगिकरण जब हुआ, तो हमने संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? जितना मैक्सिमम अर्थ बियर कर सकती है। ठीक है, उसके ऊपर हमने उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जब आप ज्यादा उपयोग करेंगे, और प्रकृति की एक लिमिट होती है, नेचर की एक लिमिट है उन संसाधनों को रिन्यू करने की, रिप्लेनिश करने की, दोबारा सप्लाई करने की। अभी हम पढ़ेंगे उनको, कैटेगरी पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो उस लिमिट की वजह से क्या होता है? आप नेचर उसको रिपेयर नहीं कर पा रहा है, उतनी मात्रा में सप्लाई नहीं कर पा रहा है। आप सप्लाई डिमांड से समझिए कि जितनी डिमांड है उतनी नेचर की सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा? एग्जॉस्ट हो जाएंगे, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आज कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का के बारे में, कि आज प्रॉब्लम्स क्या हैं। बेसिकली हम प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ रहे हैं, नॉट बिकॉज कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रॉब्लम्स हैं तभी तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्टिंग विद द, ये तो आपको इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज।
एक बार मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सब कुछ ठीक ठाक विजिबल ऑडिबल है। प्लीज बीच में कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट आ रही हैं। अभी सिर्फ आप स्क्रीन पे देखिए और समझिए, ठीक है। मुझे बस ये बताइए कि आपको जो मैंने अभी समझाया वो क्लियर है। स्क्रीन विजिबल नहीं है ऐसा कैसे? और कोई मुझे बताए स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके, आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर रिफ्रेश कीजिए जिनको स्क्रीन विजिबल नहीं है, होनी चाहिए। थर्ड यूनिट चल रही है, फिर से मैं शेयर बता देती हूँ जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है। मैंने थर्ड यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन अभी स्टार्ट किया है, बिल्कुल जस्ट इंट्रोडक्शन ही बताया है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम ये यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो मैं अभी बता रही थी आपको कि प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई। ओके मुझे एक मिनट दीजिए, ये मेरा पीपीटी जो है वो मूव नहीं कर रहा आगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके नॉट्स डन। तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, मैंने अभी आपको बताया, जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रीज बढ़ी, और जब औद्योगिकरण हुआ तो अर्बनाइजेशन भी हुआ, शहरीकरण भी हुआ। तो ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि हुई जिसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, ठीक है। अब जब आप पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो क्या होगा बताइए? जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है तो कैसे क्या होगा? हमें ज्यादा फूड की जरूरत पड़ेगी उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। ज्यादा लोग, ज्यादा फूड की जरूरत है, मतलब हम ज्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर करेंगे, बड़े लैंड्स में एग्रीकल्चर करेंगे। ज्यादा एग्रीकल्चर मतलब ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को हमें क्लियर करना पड़ेगा, ज्यादा ट्रीज को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए। उस एग्रीकल्चरल लैंड के बाद जहां हमने खेती की, उसके अलावा हमें उन लोगों को रोजगार भी देना है। मोर पॉपुलेशन मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और आपको पता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जहां पे इंडस्ट्रियल सेटलमेंट होते हैं, जहां इंडस्ट्रीज होंगी, जहां फैक्ट्रीज होंगी, वहीं पे लोगों का सेटलमेंट ज्यादा होता है। उसी के अराउंड में सेटलमेंट होगा, वहीं पे जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, वहीं रहेंगे, ठीक है। और वहीं पे फिर उनके लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल सब कुछ खुलेगा। तो इसको कहते हैं हम अर्बनाइजेशन। किसी एक इंडस्ट्री के अराउंड जहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता हो, वहां पे जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। और उससे क्या होगा? जो आप एक ही एरिया में, एक बड़े से लैंड एरिया में, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली को ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज हैं, रोजगार के अवसर हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। लोग यहीं रहते हैं। तो क्या होगा? एक जो बड़ा सा लैंड एरिया है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। किन के ऊपर प्रेशर हो जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जैसे कि लैंड, वाटर, ठीक है। तो इश्यूज आने लगते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है। आपने जो देखा होगा, जितने भी अर्बन एरियाज हैं, हाईली अर्बन एरियाज, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर, यहाँ पे ग्राउंड वाटर का बहुत इशू है, ठीक है। भूमिगत जल जो होता है वो नहीं है, ठीक है। वाटर टेबल डाउन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका यूज ज्यादा है, ओवर यूज की वजह से, ठीक है। तो इट लीड्स टू ग्रेट डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब जब जहां पे भी ऐसी चीजें होंगी, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इसकी वजह से क्या होगा? नेचुरल रिसोर्स की डिमांड ज्यादा होगी। क्यों होगी डिमांड? क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेट करना है, वहां पे सिंचाई करनी है, उसके लिए ज्यादा आपको अंडरग्राउंड वाटर चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आप स्प्रे करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हाई चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, उसके वजह से हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं खेतों में, जिनका अल्टीमेटली हार्मफुल और इम्पैक्ट होता है ह्यूमंस पे भी और एनवायरमेंट पे भी, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। जनरेशन ऑफ इनॉर्मस सॉलिड वेस्ट, बड़ी मात्रा में सॉलिड वेस्ट होता है। आपको पता है कि जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है? कंज्यूमरिज्म बढ़ रही है। कंज्यूमरिज्म मतलब उपभोक्तावाद। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ एक बार क्वेश्चन कि उपभोक्तावाद कैसे पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनके लिए जिम्मेदार है, कैसे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म, हाउ इट इज अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आप इसको आंसर के फॉर्म में लिख पाएंगे, ऐसे ही लिंक करना है आपको कि अर्बनाइजेशन बढ़ने से क्या होगा? उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म बढ़ेगी। मतलब क्या है? देखो, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मान लीजिए जो शहर हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, वहां पे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे उत्पादन ज्यादा हो रहा है हर चीज का, खाने के सामान का, फूड प्रोडक्ट्स का, टेक्सटाइल्स का, कपड़ों का, ठीक है। हर चीज की अवेलेबिलिटी है, ज्यादा उत्पादन मतलब ज्यादा कंज्यूमरिज्म। और अगर कंज्यूमरिज्म ज्यादा नहीं होती, लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसकी ब्रांडिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है,
एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं जिससे कि जो उत्पादन हो रहा है वो लोगों तक पहुंचे, ठीक है, तभी तो इकोनॉमी में फायदा होगा। तो मोर प्रोडक्शन, मोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद भी बढ़ता है, और उससे क्या होता है, सॉलिड वेस्ट की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इनॉर्मस सॉलिड वेस्ट, आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं कि आप जो भी पैकेज फूड आइटम्स लेके आते हैं या फिर आप कुछ भी परचेज करके लाते हैं, शॉप करके लाइए, आप उसके साथ कुछ रैपर्स, ठीक है, प्लास्टिक के जो कि नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो आप ऐसा कुछ सॉलिड वेस्ट लेके आते हैं साथ में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में सॉलिड वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। आपको पता है दिल्ली में तो बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट का इशू भी है। आपने, अगर आप कभी सराउंडिंग्स एरिया में गए होंगे तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लैंडफिल साइट्स हैं, एक ओखला में है, ठीक है। लैंडफिल साइट्स क्या होते हैं, जहाँ पे कूड़े कचरे को डंप किया जाता है, तो उनको कूड़े का पहाड़ भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में सॉलिड वेस्ट का जनरेशन हो रहा है, जिसके बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट्स होते हैं, वो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे पोल्यूशन में। उसके अलावा क्या है, लैंड यूज चेंज। लैंड यूज चेंज क्या होता है, देखो पहले हम भूमि का, जमीन का इस्तेमाल करते थे खेती के लिए एंशियंट टाइम्स में, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा जमीन को यूज करने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट हुए इंडस्ट्रियल, फिर अर्बनाइजेशन, तो हमारा जो भूमि का यूज करने का, लैंड का यूज करने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। इसी को हम कहते हैं लैंड यूज चेंज, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लार्ज सिटीज एंड मेगा सिटीज, ये तो आपको पता ही है, अर्बनाइजेशन की वजह से, बहुत बड़े बड़े शहरों के निर्माण की वजह से भी नेचुरल रिसोर्सेज पे, मैंने अभी आपको बताया कि लैंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। अगर आप एक ही जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो उससे क्या होगा, वहां पे पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज होगा, तो नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्राउंड वाटर का, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हरियाणा और पंजाब में ग्राउंड वाटर का बहुत इशू है, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, हाँ, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है इंडिया में, और वहां पे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए भूमिगत जल का इस्तेमाल किया जाता है। और ज्यादा इस्तेमाल इसलिए भी होता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में रिबेट भी मिलती है, किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है सिंचाई के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अंडरग्राउंड वाटर की जो पंपिंग होती है, ज्यादा ज्यादा ट्यूबवेल है, उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो डिटीरियोरेट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट, कहां से आते हैं ये सारे रिसोर्सेज, ये बेसिक है, ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ाया था कि बायोस्फीयर, जिसको हम जैव मंडल भी कहते हैं, और ये किस किस से जुड़ा होता है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल, और लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, ठीक है। पढ़ा चुकी हूं मैं ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। ये अर्थ में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट है उसमें क्या क्या पाया जाता है, कितनी लेयर्स होती हैं, ये इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जैव मंडल पे, ये भी मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया, बायोस्फीयर या जैव मंडल क्या होता है बता चुकी हूँ आपको। जो भी लिविंग कंपोनेंट होता है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, वो सब जैव मंडल का पार्ट होते हैं। और मैंने पिछली यूनिट में आपको पढ़ाया था कि जो सन है उसकी एनर्जी का यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके बन जाता है फूड, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, बदले में ऑक्सीजन भी मिलती है, ठीक है। और ये फूड चेन्स आपने पढ़ी थी, ये जो यहाँ पे बनी हुई है, ये मैंने आपको सेकंड यूनिट में पढ़ाई थी, फूड चेन, ठीक है। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो सन है यही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे, इसी से फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड की सप्लाई होती है। और मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, फूड इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। वी ईट फूड इन ऑर्डर टू डराइव एनर्जी, ऊर्जा के लिए हम भोजन लेते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये रिपीटेड है, लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दो पार्ट होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स, इनको हिंदी में कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब ऐसे संसाधन जहां जिनकी सप्लाई नेचर से होती रहेगी, ठीक है। आप उनका इस्तेमाल करेंगे बट वो दोबारा ग्रो किए जा सकते हैं, वो दोबारा से उत्पन्न हो सकते हैं, तो उनकी एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई होती है। ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स या फिर नवीकरणीय संसाधन। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिनको हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। मतलब ऐसे संसाधन जिनको अगर हमने एक बार पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा वो रिन्यू नहीं हो सकते, उनकी दोबारा सप्लाई नहीं हो सकती। उनकी एक लिमिटेड अमाउंट है अर्थ पे, लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको अनलिमिटेड यूज करेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अनलिमिटेड है और ये लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ये हमेशा ही इसी फॉर्म में रहेंगे। हो सकता है कि आप इनका ओवर यूज करें तो ये भी कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, नॉन रिन्यूएबल में, अनवीकरणीय में।
तो नवीकरणीय संसाधन कभी भी अनवीकरणीय में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप इनका ओवर यूज करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आज के टाइम में हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर, एयर वाटर आप जानते हैं, फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल, सॉइल की बात नहीं हो रही है, सॉइल तो अनलिमिटेड है, ठीक है, लेकिन फर्टाइल सॉइल जिसको हमें एग्रीकल्चर के लिए जरूरत होती है। ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज होते हैं, फ्रूट्स, फाइबर्स, आपको पता है आप इनको यूज करेंगे, ये दोबारा से इनको ग्रो किया जा सकता है नेचर में ही, नेचुरल प्रोसेस से ही ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। सोलर एनर्जी के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन भी कुछ ऐसे हैं जो नवीकरणीय में आते हैं, जैसे कि सोलर है, विंड है, सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं, वायु पवन ऊर्जा कहते हैं, टाइडल एनर्जी, जो पानी की वेव्स होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं टाइड से, उनसे भी एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, उत्पन्न की सकती है एनर्जी, उसको हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। ये सब क्या है? इन एग्जॉस्टेबल हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, हम चाहे तो इनसे बार बार एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउएवर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो ये भी डिप्लीट हो सकते हैं और ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? नॉन रिन्यूएबल में। राइट, आई होप ये क्लियर है सबको। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, आपको एक हद तक पता होगा। मिनरल्स आते हैं इसमें, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन। ये देखो, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, पाए तो अर्थ में ही जाते हैं, ठीक है, नेचर में ही पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये खत्म भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कोयले को बनने में कई लाखों, हजारों, करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के बाद कोयला, पेट्रोल, डीजल अर्थ के नीचे बनता है, ठीक है। जब प्लांट, एनिमल्स समुद्र में, समुद्र के तल में और जमीन में दबे रहते हैं अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो बनता है कोयला, पेट्रोल, डीजल, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। तो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे प्रोसेस में कैसे बनता है, बस आप ये जान लीजिए कि इसको बनने में बहुत समय लगता है। तो अगर आप एक बार कोयले का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे, आपने पूरा पेट्रोल, डीजल, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया अर्थ में से, तो क्या दोबारा जल्दी से बन पाएगा? नहीं, उसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। वो इजी प्रोसेस, और वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, इट्स द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे हम एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, आप जो भी एनर्जी देख रहे हैं वो सब फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस की जाती है। जो भी इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 80%, 60%, 60 to 80% कोयले से बनता है। हमारे यहाँ कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट में एनर्जी बनती है और हमारे घरों में सप्लाई होती है डिस्कॉम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स, ये हमारे लिए ऊर्जा का रिसोर्स भी है, ऊर्जा का भी स्रोत है, ठीक है। इन्हीं से हम एनर्जी बनाते हैं। और आप सोच सकते हैं कि जब हम एनर्जी का प्रोडक्शन इससे होता है तो ये कितने इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। हालांकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिन्यूएबल भी हैं, एनर्जी के रिसोर्स, जैसे कि सोलर एनर्जी आजकल हम यूज करने लगे हैं, विंड एनर्जी है, ठीक है। बट जो हमारा मेजर एनर्जी है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा हम कहाँ से बनाते हैं आज भी? फॉसिल फ्यूल से ही बनाते हैं, कोयले से ही बनाते हैं, खास करके इंडिया में। आई होप ये क्लियर है, जो कुछ भी लिखा था मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं, ये जो संसाधन है इनका डिग्रेडेशन हो रहा है, ये नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अनइक्वल कंजम्पशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी प्राकृतिक संसाधन है हम इनका अनइक्वल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अनइक्वल मीन्स कोई लोग हो रहा है, कहीं अवेलेबिलिटी कम है तो वहां कम यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पे 50 टाइम्स ज्यादा होता है प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल देन द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सोचिए आप एग्जांपल लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया, ठीक है। तो यूएस में क्या होगा? वहां पे वही डेवलप कंट्री है। डेवलप कंट्री क्यों है? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, वहां पे अर्बनाइजेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन कम है, बट वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ था और बहुत हाई लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की आप क्या करेंगे? रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हों, चाहे वो अदर टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हों, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा रिसोर्स का यूज करेंगे तभी आप हाईली इंडस्ट्रियलाइज हैं, तभी आप हाईली डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो वहां पे एनर्जी की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कंपेयर करेंगे डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज को, इंडिया और यूएस को कंपेयर करेंगे, तो वहां पे पर कैपिटा एनर्जी यूज हमारे एक इंसान की तुलना, पर कैपिटा मतलब 1%, एनर्जी यूज बाई 1% इज 1000 टाइम्स, ऑलमोस्ट 1000 गुना, ठीक है। क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, हम इनफ प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम फार्मर्स को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहे इरिगेशन के लिए। कई सारे विलेजेस हैं जहाँ पे 1 घंटे भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती, ठीक है।
तो उनका कम से कम 50 गुना हमसे ज्यादा कंजम्पशन है हर चीज का। आप चाहे फूड का मान लीजिए, फूड वेस्टेज भी वहां बहुत हाई होता है, ठीक है। तो पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वहां पे बहुत हाई है, वाटर कंजम्पशन बहुत हाई है। अगर आप कंपेयर करेंगे पर कैपिटा एवरेज जो वाटर कंजम्पशन है पर कैपिटा पूरी दुनिया में, प्रति व्यक्ति एक दिन में लगभग 54 लीटर पानी यूज किया जाता है पर पर्सन, लेकिन ये एवरेज है, ठीक है। इसको वाटर फुटप्रिंट कहते हैं। वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? पर वाटर यूज बाई पर पर्सन ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, एवरेज दुनिया में। बट आप देखेंगे अगर जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस है, वहां पे एक इंसान हजारों लीटर पानी यूज कर रहा है एक दिन में। और जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, पुअर नेशन है, वहां पे लाइक अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है और वो ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज नहीं है। तो वहां पे वाटर यूज बहुत कम है, वहां पे 1 2 3 लीटर तक भी है पर कैपिटा कंजम्पशन एक दिन में। तो आप देखेंगे कि ह्यूज गैप है, बहुत सारा गैप है डेवलप कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में। किसका ह्यूज गैप है? रिसोर्स कंजम्पशन, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो यूज है उसमें बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। और इसका एक और कारण क्या है संसाधनों के खत्म होने का, नष्ट होने का? प्लानिंग लैंड यूज, ठीक है। देखो जो लैंड यूज मैंने आपको बताया था कि हम जमीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो हम अनप्लान्ड वे में करते हैं, ठीक है, अनसाइंटिफिक वे में कर रहे हैं। और बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड कंजम्पशन, अनप्लान्ड लैंड यूज, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले टाइम में बहुत सारे जैसे कि ड्रॉट के, फ्लड्स के, ठीक है, क्योंकि हमने लैंड यूज को प्लान्ड वे में नहीं, लैंड को हमने प्लान्ड वे में यूज नहीं किया, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे, फ्लड, ड्रॉट, ठीक है, सूखा और बाढ़ किस वजह से होते हैं जब हम अनप्लान्ड लैंड यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है सबको। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उनमें से अभी आपको नेचुरल रिसोर्सेज के जो टाइप हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं और इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी पढ़नी है, जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, फूड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स आप जान ही गए होंगे, ठीक है, जो जंगल है वो भी हमारे लिए एक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। जल संसाधन, खनिज संसाधन। फूड रिसोर्स, जो भी हम भोजन यूज करते हैं वो भोजन के जो संसाधन है। लैंड रिसोर्स और एनर्जी, ऊर्जा के संसाधन। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जल संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्स और ऊर्जा के संसाधन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनके सोल्यूशंस क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स से। वन संसाधन। तो जो वन संसाधन है, जो फॉरेस्ट है, हम आपके पास फॉरेस्ट की परिभाषा तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। जो जंगल होते हैं फॉरेस्ट में, आपको पता है कि बहुत सारे ट्राइबल्स भी रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, ठीक है। और ये ट्राइबल कम्युनिटीज एंशियंट टाइम से रहती आई हैं, आज भी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो अभी भी फॉरेस्ट में ही रहती हैं, ठीक है। तो उनके कुछ अधिकार होते हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। वो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि जो बायोटिक कम्युनिटी है फॉरेस्ट में, जो जैविक घटक होता है वो क्या होता है? ट्रीज होते हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद कुछ झाड़ियां, श्रब्स भी होते हैं और दूसरे भी वुडी वेजिटेशन और भी कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट में और क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट अगर आप देखें तो ट्राइबल पीपल, जो लोग हैं, ह्यूमंस, वो भी होते हैं। एंड द पीपल हु लिव नियर बाय द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के बाहर जो आसपास गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं वो भी फॉरेस्ट का ही पार्ट माने जाते हैं। तो जो ट्राइबल पीपल हैं और जो फॉरेस्ट के बाहर जो विलेजेस में लोग रह रहे हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्स में ही काउंट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आदमी रस्सी बना रहा है शायद, ठीक है, जो किसी प्लांट के उससे, छाल से, बार्क से, ठीक है। या फिर ये देखो ये कुछ कलेक्ट कर रहा है, जैसे गम होता है, रेजिन्स होते हैं, ठीक, कुछ ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जिनको फॉरेस्ट से कलेक्ट करके ये लोग मार्केट में बेचते हैं। तो यही इनकी लाइवलीहुड होती है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? तो देखो ब्रिटिशर्स को लगता था, ब्रिटिशर्स का रीजन अलग था। उनका रीजन ये नहीं था कि हम जो ट्राइबल लोग जंगलों में रहते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ठीक है। ये रीजन बिल्कुल गलत था। वो चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं, क्योंकि वो एक साथ रहते थे, एसोसिएटेड थे, तो उनको अलग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग जंगलों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, ठीक है, जंगल काट रहे हैं या अंधाधुंध उनकी कटाई कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, उनके रीजंस अलग थे, ठीक है, क्योंकि उनके कई सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुआ करते थे पुराने टाइम में। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे रूल्स लाए
कि भाई ट्राइब्स के ऊपर कुछ, जो ट्राइबल पीपल हैं जो जंगलों में रहते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए जो उन पर डिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाई जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये लोग ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज फॉरेस्ट में, जंगलों में बहुत सालों से रह रही हैं। ठीक है, और वो नेचर को समझते हैं, तो वो वहां पे सस्टेनेबल यूज करते हैं। जैसे मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती हूँ ना, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप हार्मनी में रहते हो, आप डिस्टर्ब नहीं करते नेचर को। ठीक है, तो दे वर यूजिंग फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड बट इन सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फॉरेस्ट, कि भाई इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है, पहले कितना था और अब कितना हो गया है, और हमें फ्यूचर में कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो जो अभी इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, अभी रिसेंट सर्वे के हिसाब से, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के हिसाब से इंडिया का फॉरेस्ट कवर 24.5% है। ठीक है, ये टोटल जो फॉरेस्ट कवर है उसका टोटल लैंड पे जो फॉरेस्ट है उसकी परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, वेयर एज जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि हमारा एटलीस्ट जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो 33% होना चाहिए। तो इस 33% फॉरेस्ट कवर को अचीव करने के लिए बहुत सारी पॉलिसी चल रही है इंडिया में। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव चल रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे प्लांटेशन ड्राइव चलते हैं, हालांकि वो नॉर्मल, वो फॉरेस्ट के लिए नहीं होते, बट डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो हमें कितना अचीव करना है, 33%। ठीक है, यही हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी है कि हमें टोटल 33% फॉरेस्ट कवर अचीव करना है, जबकि अभी हमारा कितना है 24.5। ठीक है, इसमें से अब देखो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है कि इस 24.5 में से कितना परसेंट कैनोपी कवर है, कितना डेंस फॉरेस्ट है, कितना मॉडरेटली डेंस है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन तो होता है कि ये बायोडाइवर्सिटी को इंटैक्ट करता है 80%। ठीक है, एंड दूसरा 50% ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इसमें स्टोर होता है। आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सिक्वेस्ट्रेशन कौन करता है, CO2 का, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ट्रीज हैं वो CO2 का एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने अभी आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ाई थी ना लास्ट स्लाइड में। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो 50% ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये एक तरह की क्या है, इन्वायरमेंटल सर्विस है फॉरेस्ट की। ठीक है, एक तो बायोडाइवर्सिटी, दूसरा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कार्बन को एब्जॉर्ब करके उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई वी से कि भाई जितना CO2 का जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करके। जितना फॉरेस्ट कवर होगा, जितने प्लांट्स होंगे, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम कर सकेंगे। ठीक है, ये कुछ देखो फंक्शंस लिखे हुए हैं, और फॉरेस्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इन्हें आपको हेडिंग बनाना होगा अपने एग्जाम में। ठीक है, कि ये लोकल यूज क्या क्या होता है, फूड, फोडर, फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए यूज करते हैं हम लकड़ी को, टिम्बर, फर्नीचर वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिल्क भी प्राप्त होता है हमें, हनी हो गया, मेडिसिनल प्लांट होते हैं फॉरेस्ट में। मार्केट यूज क्या क्या हो गए, मार्केट में देखो टिम्बर है, ठीक है, फ्रूट्स हैं, गम्स है, फाइबर है, फ्यूल वुड है, ये सब मार्केट यूज हो गए। सॉइल कंजर्वेशन, ये एक बहुत बड़ी नेचुरल सर्विस है फॉरेस्ट की। ठीक है, कि जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरिया जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं वहां पे फ्लड की वजह से जो सॉइल इरोजन है वो कम होता है। ठीक है, भूमि का जो मृदा अपरदन होता है वो कम हो जाता है, किसकी वजह से, अगर ट्रीज ज्यादा है तो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है ट्रीज की, रूट्स की, तो ये सॉइल कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। ये एक नेचुरल फंक्शन हो गया। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन, अभी अभी मैंने आपको बताया कि CO2 का लेवल मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इससे टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है। एवेपोर ट्रांसपोरेशन मेंटेन करते हैं, जो भी वाटर वेपर्स हैं। आपने देखा होगा जहां पे ट्री कवर ज्यादा होता है, जैसे कि इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट आप जानते हैं, साउथ में जाएंगे इंडिया में आप, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा इंडिया का, वेस्टर्न कोस्ट में आपने देखा होगा कि ट्री कवर बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट है वहां, तो वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। क्यों, जहां पे ज्यादा ट्री कवर होगा वहां पे इवेपोर ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा। इवेपोर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से ज्यादा क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, जितना क्लाउड का फॉर्मेशन होगा रेनफॉल होगा। ठीक है, तो ये भी एक टेम्परेचर रेगुलेशन का फंक्शन करते हैं फॉरेस्ट।
इसके अलावा वाटर एंड वाटर शेड कंजर्वेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन होगा, जो मैंने आपको वाटर साइकिल पढ़ाया था सेकंड यूनिट में, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन किसकी वजह से होगा? ट्री कवर की वजह से ही होगा। अभी अभी मैंने बताया जितना ट्रांसपिरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, उतना ही ज्यादा बारिश होगी, रेनफॉल होगा। तो ये वाटर साइकिल में भी हेल्प करते हैं फॉरेस्ट। तो ये सारे फंक्शंस हो गए। ये जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, ईच ऑफ द पॉइंट विल बी अ हेडिंग, सब हेडिंग बनेगी ये, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट जो रिसोर्स हैं उनसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या हो रही है? डिफॉरेस्टेशन। आज के टाइम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो फॉरेस्ट कवर है उसका लॉस हो रहा है। और ये जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से और बहुत ज्यादा कुछ उसके और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कि रीजन क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। जो हमें एग्रीकल्चरल लैंड है उसका एक्सपेंशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ज्यादा पॉपुलेशन है, वी नीड मोर एंड मोर फूड सप्लाई। ज्यादा फूड सप्लाई हमें चाहिए तो वी नीड मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड। तो उसकी वजह से इन ऑर्डर टू गेट दैट हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपेंड कर रहे हैं। और एग्रीकल्चरल लैंड आएगी कहाँ से? जब हम फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करेंगे, राइट। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन, इलीगल लॉगिंग एंड माइनिंग, ये एक और रीजन है। ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, आप सर्च करना ये किसकी फोटो है, ठीक है। तो इलीगल लॉगिंग, जंगलों में जो इलीगल लॉगिंग होती है, ठीक है। एक तो होता है लीगल, जैसे ट्राइबल जो लोग होते हैं वो भी कुछ ना कुछ लॉगिंग करते हैं। लॉगिंग मतलब वुड फेलिंग, आप जो लकड़ी जो फ्यूल के लिए पेड़ों को काटते हैं, ठीक है। तो जो भी आप फैचिंग करते हैं, वुड फैचिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट इज नोन एज लॉगिंग, ठीक है। तो इलीगल लॉगिंग क्या होती है? जो भी नॉन ट्राइबल पीपल के द्वारा होती है। आप फॉरेस्ट लैंड में घुस के, ठीक है, इलीगली एंटर करके, जो भी नॉन ट्राइबल लोग हैं वो मार्केट पर्पस के लिए अगर पेड़ों को काटते हैं, उसका टिम्बर मार्केट में यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं इलीगल लॉगिंग एंड माइनिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। ये कौन है? मिस्टर वीरप्पन है ये, ठीक है। किसके लिए फेमस थे ये? 80s 90s में किसके लिए फेमस थे? चंदन की लकड़ी की माइनिंग के लिए। इनके ऊपर एक मूवी भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो इलीगल लॉगिंग एंड माइनिंग एक बहुत बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। और ये जो इलीगली जो टिम्बर एक्सट्रैक्ट किया जाता है फॉरेस्ट में से, इसको क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है इलीगली इंडिया के बाहर कई सारी कंट्रीज में टिम्बर पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये हो गए फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के या डिफॉरेस्टेशन के कारण। आप डिफॉरेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। तो आपको ये सारे रीजंस, ये कारण लिखने पड़ेंगे। आप चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, ये आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे। मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ, आप बुक से रीड करेंगे घर पे, ठीक है, क्लास के बाद। और जो भी जिस मीडियम के बच्चे हैं वो अपने अपने मीडियम की हिंदी इंग्लिश उसकी बुक से रीड करेंगे, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको इन्हीं को हेडिंग बनाना है। क्वेश्चन सीधा आता है कि व्हाट आर द मेन रीजंस कॉजेज फॉर द डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। वन की कटाई के लिए क्या कारण है और उसके नेचर पे क्या, उस एनवायरमेंट पे उसके क्या बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। तो आपको यही लिखना है। आपने यहाँ कारण देख लिए, ठीक है। उसके पीछे आपने एडवर्स इंपैक्ट देखे थे। अब हम देखते हैं कि हम इनको बचा कैसे सकते हैं, कैसे इनको संरक्षित कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इसके लिए मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं। उन प्लान्स में से एक है, एक हमारे पास मिनिस्ट्री है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसने एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई है, जो कि कब बनी थी? 1988 में। इसके तहत हमारे पास कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए? 33%। लास्ट स्लाइड में बताया था आपको। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लोकल कम्युनिटी है और जो लोकल लोग हैं, जो भी फॉरेस्ट के आसपास जो विलेज में जो लोग रहते हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम करेंगे। कैसे करेंगे? जो मैंने आपको बताया अभी कि इलीगल जो वुड लॉगिंग हो रही है उसको रोका जाए, ठीक है। अवेयरनेस स्प्रेड करें जिससे कि इलीगल वुड फेलिंग ना हो किसी फॉरेस्ट से, ठीक है। तो थ्रू स्प्रेडिंग अवेयरनेस विद द लोकल पीपल, कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्या नाम है इसका? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उसके अलावा विलेज फॉरेस्ट कमेटीज बनाई गई थी 1990 में। इनका भी सेम पर्पस था, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, जो भी लोकल लोग हैं उनके साथ मिलकर। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, देखो सतत विकास में मैंने जो सस्टेनेबल विकास डेवलपमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया तब मैंने बताया था कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसोर्स का। अगर हम सस्टेनेबल वे में
एनवायरमेंट और इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो ठीक है। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री। कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे नेशनल पार्क या हमने कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, ठीक है, और उसको हमने वहां पे ह्यूमंस की एंट्री लिमिटेड होती है, ठीक है। आप अगर एंट्री करेंगे भी तो विद परमिशन करेंगे, ठीक है, ओके। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री। या बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 103 नेशनल पार्क हैं, 500 के ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। क्यों? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ह्यूमन डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसके अलावा और क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? फॉरेस्ट प्लांटेशन, ठीक है। कई सारे लोग हैं इंडिया में जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का काम करते हैं, जिनको हम इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। आप बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी एक नाम लिखा हुआ है, जादव मुलई पेंग। इनको हम फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। ये इनकी फोटो है, ठीक है। इन्होंने अपने लेवल पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है कि एग्रीकल्चरल जो लैंड होती है वहीं पे आप एक लाइन में ट्रीज को ग्रो करें, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री भी समवॉट सिमिलर टू जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कम्युनिटी के साथ मिलके फॉरेस्ट को कंजर्व करना, ठीक है। फॉरेस्ट किस एरिया में किस तरह का फॉरेस्ट हमें जंगल लगाने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सॉइल क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है। देखो होता क्या है, ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसी जमीन है जहां ऑलरेडी सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, मिट्टी में पानी नहीं है, आप वहां ऐसे ट्रीज को नहीं प्लांट कर सकते कि जो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। जैसे कि आपने एक पेड़ देखा हो यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का जो ट्री होता है वो सॉइल से बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब आप उसको ऐसे एरिया में लगा दें, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, तो क्या होगा? वो सॉइल को बंजर और डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सॉइल फॉरेस्ट्री में कुछ साइंटिफिक इंटरवेंशंस भी होते हैं कि लोगों को आप अवेयरनेस स्प्रेड करें, उनको बताएं कि भाई किस एरिया में कहाँ पे किस तरह के पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि क्लाइमेट एनवायरमेंट डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। वर्टिकल गार्डनिंग, ये तो आप नाम से समझ गए होंगे। वर्टिकल एक होता है हॉरिजेंटल गार्डनिंग, आप लैंड पे लगा रहे हैं। वर्टिकल गार्डनिंग कब करते हैं? जब आपके पास जमीन की कमी होती है, जैसे कि आजकल लोग किचन गार्डन बनाते हैं, ठीक है। छतों पे अपनी छतों पे लोग गार्डन्स बना लेते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर, ठीक है, पानी में मिनरल्स और उसमें प्लांट ग्रो करते हैं लोग लेयरिंग में, ठीक है। आपने वर्टिकल गार्डनिंग देखी भी होगी, जैसे एक मेट्रो पिलर के बाहर देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे 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 प्लांट्स लगे हुए हैं। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग, ठीक है। मेट्रो के पिलर्स पे ऐसा किया गया है पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स आप ले सकते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। तो आपने देखा डिफॉरेस्टेशन क्या, शुरू से मैं बताती हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्स क्या होते हैं, फिर कितने पाए जाते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी सब हेडिंग्स बनेंगी। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इनके डिग्रेडेशन के कारण क्या है, ये आपने देखे। फिर हमने देखा प्रॉब्लम देखने के बाद सोल्यूशन, कि हम कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। क्लियर है सभी को? बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं? फॉरेस्ट रिसोर्स से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम दूसरा एक सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। कैसे? कुछ लोगों को पीपीटी विजिबल नहीं है। ओके, ठीक है, मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, ठीक है, आपके साथ ग्रुप में आपको मिल जाएगी जो कुछ मैंने पढ़ाया। ऑल्दो मेरे पास तो जो स्क्रीन है ये तो चेंज हो रही है, मैं फिर से ट्राई करती हूँ एक बार। अभी अभी सबको स्क्रीन विजिबल है? मैंने ये सब चीजें पढ़ाई हैं अभी आपको। नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप पढ़ाए थे,
रिसोर्स डिग्रेडेशन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, देन फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है, ट्राइबल पीपल के बारे में जो बताया था, फिर कितने % फॉरेस्ट कवर है ये बताया था, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सब हेडिंग बनेंगी, ये सब लिखी हुई हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन, इसके रीजंस क्या होते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात की थी हमने, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया आपको, ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। I hope you are able to see all the slides. I will share the slide in the Telegram channel. ठीक है, अभी आते हैं वाटर रिसोर्सेज। वी हैव 10 more minutes, तो वाटर रिसोर्सेज को देख लेते हैं। ओके, पीपीटी शायद स्टक हो गया था बीच में। मेरी स्लाइड्स चेंज हो रही थी बट शायद आपको दिख नहीं रहे थे। अभी विजिबल है सभी को स्लाइड्स वाटर रिसोर्स की? ओके, मैंने इसको रीशेयर दोबारा से शेयर किया है, अब विजुअल होगा शायद, ठीक है। तो अब आते हैं वाटर रिसोर्सेज पे। डोंट वरी, मैंने जो कुछ भी बोला है आप उस पर ध्यान दीजिए, आपको पीपीटी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब आते हैं हम वाटर रिसोर्सेज पे। जल संसाधन, तो इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वाटर साइकिल बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल लिखा भी हुआ है, जो मैंने आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ाया था, ठीक है। अभी अभी मैं बात कर रही थी कि जितना ज्यादा ट्री कवर होगा, इवेपोट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा, और उतना ही ज्यादा अपर एटमोस्फेयर में क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। जब जितने क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल भी इतना ही ज्यादा होगा, और ये जो रेनफॉल है अल्टीमेटली क्या होगा, सरफेस रन ऑफ के थ्रू रिवर्स में जाएगा, रिवर्स से ओशियंस में जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल होती है। एज यू नो कि वाटर एक तरह का क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, नवीकरणीय संसाधन है। तो क्यों ये रिन्यूएबल रिसोर्स है ये आपको पता चल गया, क्योंकि एक वाटर साइकिल चल रहा है अर्थ पे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चल रहा है, इसकी वजह से वाटर का जो भी लॉस होता है अल्टीमेटली दोबारा से वो अर्थ पे रिप्लेनिश हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, राइट। तो जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं आप देखते हैं, ठीक है, उनसे जो भी वाटर है हम उसको यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, कुकिंग एंड वाटरिंग एनिमल्स और इरिगेशन के लिए, ठीक है। अर्थ पे जो भी पानी है उसका सिर्फ 2.5% वाटर क्या है, फ्रेश वाटर है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो अर्थ पे 97% वाटर है वो मरीन वाटर है। कहाँ कहाँ अवेलेबल है, समुद्रों में, ओशियंस में। सिर्फ 3% पानी है, 3% वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है, जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो 2.5% वाटर है वो 3% से भी कम है, अब तो 2.5% ही है। वो जो वाटर है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, या फिर जो पोलर आइस होती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें, ठीक है। जो 54% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो फ्रेश वाटर पर डिपेंडेंट है, रिवर्स की, लेक्स के एंड एक्वीफर्स पे। एक्वीफर्स क्या होते हैं, एक्वीफर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाटर को होल्ड करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्वीफर,
ठीक है, जमीन के नीचे जो भूमिगत स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉक्स होती हैं, जहां पे अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है, उनको बोलते हैं एक्वीफर। एक्वीफर आप याद रखना, ये 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि एक्वीफर्स क्या होते हैं, पहले भी आया एग्जाम में। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वाटर की स्कैर्सिटी है, इंडिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वाटर हिट, जो यहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी है, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है आप देख रहे हैं येलो, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम है। राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ठीक है, पर पर्सन कितनी नीड होती है ऑलमोस्ट वाटर की डेली? 20 to 40 लीटर्स। ठीक है, और इंडिया में वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा हो सकती है, अब कब तक? 2025 तक। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं। कुछ हमारे देश में भी और अब कुछ दूसरे देशों के साथ हमारे वाटर डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं रिवर्स को लेके। जैसे कि आपको पता है कि रिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का कोई बाउंड्री थोड़ी होती है एयर और वाटर की। तो जो रिवर्स हैं, मैनी रिवर्स वी आर शेयरिंग विद अवर नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। ठीक है, इनमें से पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हमारे कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं नदी के पानी को लेके। जैसे कि इसका एग्जांपल है इंडिया बांग्लादेश में, गंगा रिवर का पानी हम लोग शेयर करते हैं। बांग्लादेश के, चाइना और इंडिया ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी शेयर करते हैं। इंडिया नेपाल कोसी नदी का पानी शेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है, जो 3 और नदियां हैं। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी आपने सुना होगा, अब आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए अब आपको मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। वाटर रिसोर्स से जुड़ी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? मिसमैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स। ठीक है, जल संसाधनों के प्रदूषण का क्या क्या कारण है? सबसे पहली बात, जो रन ऑफ है वो बहुत ही अनइवन है। ठीक है, कहीं पे पानी ज्यादा अवेलेबल है, कहीं पे कम अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है आप देखते हैं वहां पे पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है। आप इन पिक्चर्स में ये देख सकते हैं कि ये एक ड्रॉट की पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन दिखाया गया है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, जो बांस के, बैम्बू के पाइप बनाए जाते हैं और उनसे ड्रॉप ड्रॉप इरिगेशन होता है, इससे पानी की बचत होती है। ठीक है, सिंचाई में यूज करते हैं, ये एक टेक्निक है इरिगेशन की, सिंचाई की एक टेक्निक है जो कि पानी को बचाने में हेल्प करती है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर इरिगेशन दिखाया गया है कि जो भी भूमिगत जल है हम उसको यूज करते हैं सिंचाई के लिए। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारा जो फ्रेश वाटर है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, खास करके कहाँ पे? हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड हैं। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बाद से जो हरियाणा, पंजाब, जो इंडिया के स्टेट्स हैं, वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है, वहां पे हमने फर्टिलाइजर्स का और वाटर का ओवर यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि वहां पे फार्मर्स को क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी रिबेट मिलती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो वो ओवर यूज करते हैं, जरूरत नहीं है तो भी पानी बह रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से, ओवर यूज की वजह से वहां पे ग्राउंड वाटर का काफी इशू है। राइट, जैसे यहाँ लिखा भी है, फार्मर्स कैन मैनेज द वाटर यूजिंग ड्रिप इरिगेशन। तो ये जो पंपिंग सिस्टम है, इसकी जगह हम कौन सा यूज करें? अगर ड्रिप इरिगेशन करें तो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं।